हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड में पाठ 11। ठीक है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। और बच्चों, इस पाठ के जो कवि हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ के कवि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ठीक है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में और सन 1899 ईस्वी में। ठीक है, माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो बच्चों, इनके जो माता पिता थे वो जब ये बहुत छोटे थे तो तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनका जो बचपन था वो क्या है, बहुत कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। अब बच्चों, जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए, जब उन्होंने 10वीं की शिक्षा प्राप्त की तो उसके बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। और उसके बाद उन्हें कई बार, जब वो आंदोलन से जुड़े तो उसके बाद उन्हें बहुत बार जेल भी गए और सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। अब देखो बच्चों, जब ये मात्र 15 साल के थे तो तभी से ही इनकी जो रचनाएं थी, जो भी कहानियाँ ये लिखती थी, जो भी उपन्यासें लिखते थे, वो सारे के सारे क्या हैं, अखबारों या पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, जो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे बच्चों, ये बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार थे। ठीक है, इन्होंने अनेक अखबार निकाले, अनेक इन्होंने दैनिक समाचार पत्र निकाले, अनेक साप्ताहिक या सप्ताह में जो पत्रिकाएं निकलती हैं या महीने में जो पत्रिकाएं निकलती है उसका भी इन्होंने संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये सारे के सारे इनके क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, जो भी इन्होंने गद्य लिखे, जो भी कहानियाँ इन्होंने लिखी या उपन्यास लिखी, तो उनमें उनके लेखन के लिए इन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, ये इनकी एक रचनावली है बेनीपुरी जी, और इसमें इन्होंने जितनी भी कहानियाँ हैं, जो भी इनके उपन्यास हैं, वो सारे के सारे के इन्होंने 8 खंडों में उसमें लिखी हुई हैं। उनकी यात्रा रचना के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये उनका उपन्यास है। चिता के फूल ये उनकी कहानी है। अम्बपाली ये उनका नाटक है। माटी की मूर्तें ये उनका रेखा चित्र है। पैरों के पंख बांधकर ये उनका यात्रा वृत्तांत। जंजीरें और दीवारें ये उनका संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। ठीक है बच्चों, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए जो भी बातें हैं, जो भी कहानियाँ, वो उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखी हैं। और मनुष्यता की चिंता, मनुष्य के बारे में वो जो भी सोचते थे वो भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। और इतिहास का भी उन्होंने अपनी कहानियों में व्याख्या की है।
विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी शैली में बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी कहानियों का वर्णन किया है। बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी। ठीक है, अब है बच्चों, पहले हम थोड़ा बाल गोविंद भगत पाठ को थोड़ा सा उसका परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या वाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चों जो ये प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा की एक रचना है। ठीक है, इसमें लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण ग्राम्य चरित्र का उद्घाटन किया है जो ग्रस्त होते हुए भी सांसारिकता से विरक्त है। ठीक है बच्चों, वह समूची लोक संस्कृति, मानवता तथा सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि सन्यासी होने के लिए गेरुए वस्त्र पहनना और समाज से कटकर किसी सुनसान जंगल में कुटिया बनाकर रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सन्यास इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, घर गृहस्थी में समाज के बीच रहकर भी कोई व्यक्ति सच्चा सन्यासी हो सकता है। तो इस पाठ में जो बताया गया है कि बाल गोविंद भगत इसी जीती जागती मिसाल है। उन्हीं के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर आघात किया है और यह संदेश दिया है कि रूढ़ियों के अंधानुकरण से देश, समाज अथवा जाति का भला नहीं हो सकता है। अगर हम उन्हीं रूढ़ियों में जकड़े रहेंगे जो पुरानी बातें थी, तो इससे समाज का कभी भी भला होने वाला नहीं है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने यह भी संदेश दिया है कि अगर हम इन रूढ़ियों में रहेंगे तो हम क्या है, देश और समाज का भला हम नहीं कर सकते हैं। यदि हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, मानवता को पुष्ट करना है, तो रूढ़ियों का त्याग, नवीनता का वर्ण करना ही होगा। यह साहस का कार्य है जो कि प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन उसकी शुरुआत करने के लिए किसी को तो साहस जुटाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने ऐसा ही क्रांतिकारी कदम उठाकर अपनी इकलौती विधवा बहू के पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनका यह कदम सर्वथा अनुकरणीय, स्वागत योग्य है। उसके अतिरिक्त लेखक ने बच्चों इस रेखा चित्र में ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की है। ठीक है, तो चलो आओ पाठ। ठीक है, अभी है बच्चों पाठ बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ
रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, बाल गोविंद भगत के उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे। मंझोले कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, 60 साल से ऊपर के ही वो रहे होंगे। उनके जो सर के बाल थे बच्चों वो क्या थे, सफ़ेद हो चुके थे। ठीक है, तो कह रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, कपड़े बाल गोविंद भगत बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर में वो कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी। और जब सर्दियों का मौसम आता, जब जाड़ा आता, तो वो क्या करते बाल गोविंद भगत, एक काली कमली वो क्या करते ऊपर से ओढ़ लेते, और उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का एक टीका लगा रहता, जो कैसा था, नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। और गले में क्या करते थे बच्चों, तुलसी की जड़ों की एक माला डाले रहते। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं जाना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब बच्चों जो कवि हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वो कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि साधु लोग ऐसे नहीं रहते हैं। ठीक है, वो तो अपना घर बार छोड़ के, अपनी दाढ़ी दौड़ी छोड़ के और कहीं दूर जंगलों में उस जगह रहते हैं। ठीक है, तो वही रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि नहीं, वो तो बिल्कुल हमें गृहस्थी के जैसे लगते थे। जो लोग गृहस्थी वाले होते हैं वैसे ही लगते थे, क्योंकि कवि कह रहा है कि मुझे उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, मतलब उनकी जो बाल गोविंद भगत की जो पत्नी थी उसकी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा था, और पतोह कहते हैं बच्चों उसके अपने बेटे की बहू के लिए। ठीक है, कि उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। उनकी बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, और एक साफ सुथरा उनका मकान भी था। अब कवि आगे कह रहे हैं, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करता, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ठीक है बच्चों, अब कवि आगे कह रहे हैं कि वो खेती बाड़ी तो करते थे, खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत फिर वो क्या थे, एक साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। अब बाल गोविंद भगत बच्चों क्या करते थे, कबीर को वो साहब मानते थे, और कबीर के ही वो दोहे गाते रहते थे। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते, मतलब जो जो वो कहते थे वैसे ही उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते रहते। कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, सभी से वो खराब व्यवहार रखते थे, और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब वो सब लोगों से क्या है, अच्छे से बातें कर लेते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, और नहीं वो किसी से भी बिना बात के झगड़ा नहीं करते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वो दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते,
वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी जब सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मर्द से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ठीक है बच्चों, वो क्या करते थे, न तो किसी से झगड़ा करते थे, न ही किसी की चीज़ को बिना पूछे छूते थे और न ही उसका बिना पूछे व्यवहार में लाते, मतलब नहीं बिना पूछे उसका उपयोग करते थे। इन नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। ठीक है, जब वो इतने इतने अब वो खुद ही इतने नियमों से रहते थे कि कभी कभी लोगों को बड़ा कौतूहल होता। वो कहते कि, और साथ में वो क्या करते थे बच्चों, कभी वो दोस्तों के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें कैसी थी, साहब के जैसी थी। जबकि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी इंसान थे, लेकिन फिर भी वो एक सन्यासी की तरह रहते थे। अब बाल गोविंद भगत के उनके खेतों में बच्चों जो भी चीज़ पैदा होता, कुछ भी पैदा कोई सी फसल पैदा होती तो उसको वो सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। ठीक है, जो जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, मतलब एक कबीरपंथी मठ। ठीक है, वो दरबार में जब वो वहाँ पे उस फसल को ले जाते, जो भी अनाज होता, जब वो फिर वो क्या करते वहाँ पे ले जा कर के दरबार में उसे भेंट के रूप में रख लेते और वहाँ से जो भी प्रसाद के रूप में उन्हें वापस मिलता उसी को वो घर लाते और उसी से वो गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब देखो बच्चों, ये तो था उनका क्यों कैसे कैसे रहते थे। ठीक है, एक सन्यासी की तरह रहते थे। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। ये सब तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता था उनके गाने पर। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बाल गोविंद भगत गाते भी थे, और गाते क्या थे, वो हमेशा कबीर के पद गाते थे। ठीक है, जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। वो बहुत अच्छा गाते। कबीर के जो दोहे हैं वो उनको गाना बहुत अच्छा लगता था। तो कवि कह रहा है कि मैं तो उनके गाने पर ही मुग्ध हो रखा था, मुझे उनके गाने सुनने बहुत ही अच्छे लगते थे। अब आगे है बच्चों कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। अब एक बार की बात वो कह रहे हैं, जब आषाढ़ का महीना होता है, जब खेतों में रोपनी लग रही होती है, कहीं हल चल रही होती हैं, तब की बात रामवृक्ष बेनीपुरी जी कर रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो तब की वो बात कर रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम में थोड़ी बारिश लगी है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सब लोग, जितने भी गांव के लोग हैं, सब क्या है, गांव में रोपनी लगाने के लिए खेतों में जा रखे हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। ठीक, कहीं खेतों में हल लग रहे हैं, कहीं लोग, गांव के लोग रोपनी लगा रहे हैं। ठीक है, धान के खेत पौधे लगा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। और बच्चों, क्योंकि बारिश भी हो रही है, रोपनी भी लग रही है और धान के खेत पानी से भरे हुए हैं, तो क्या है, उन खेतों के में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी भरे खेतों में उछल कूद रहे हैं। और औरतें कलेवा लेकर बच्चों, और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है, कि जो खेत पे रहती है, किनारे पे बनी हुई मेड़ उसे कहते हैं। वहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। और आसमान में बच्चों क्या है, बहुत सारे बादलों से घिरा हुआ है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं
उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड पर खड़ी औरतों के ओठ कांपने लग उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जब आसमान में बहुत सारे बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे समय में क्या होता है बच्चों कि आपके कानों में एक स्वर तरंग की झंकार कर उठी, एक आवाज़, गाने की आवाज़ वहाँ पे आती है। तो जो कवि हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वो कह रहे हैं कि यह क्या है, यह कौन है, यह बिल्कुल भी हमें पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत ही ऐसा गा सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत बच्चों, उनका पूरा शरीर, वो भी रोपनी लगाने गए हुए रहते हैं, तो उनका समूचा शरीर क्या होता है, कीचड़ में लिथड़े, बहुत सारा उनके शरीर पे कीचड़ लगा रहता है, और वो भी अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को क्या कर रही है, एक लाइन से उन पौधों को मिट्टी में वो लगा रहे हैं। ठीक है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, ठीक है, उनका ये एक एक शब्द क्या हो रहा है, लोगों के कानों में जा रहा है और कुछ को स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा है। ठीक है, कोई आवाज़ ऊपर जा रही है बहुत दूर दूर तक, स्वर्ग तक, और कुछ आवाज़ें और उनकी आवाज़ जो भी इस पृथ्वी पर मिट्टी में खड़े लोग हैं उनके कानों तक भी जा रही है। ठीक है, जब वो कबीर के पद गाते हैं बच्चों, जब बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, तो बच्चे खेलते हुए झूमते हैं और मेड पर खड़ी औरतों के ओठ कांपने लगते हैं। मतलब वो भी क्या करने लगती हैं, कबीर के बाल गोविंद भगत के साथ कबीर के दोहे गाने लगते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। जो हल लगाते रहते हैं लोग, उनके पैर भी ताल से उठने लगते हैं, और जो महिलाएं या जो पुरुष क्या रोपनी कर रहे होते हैं, उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। ठीक, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं बच्चों कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू है कि सब लोग क्या हैं उसमें मुग्ध हो रखे हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चीख उठे ना। ठीक है बच्चों, अब आगे वो कह रहे हैं कि अब वो वाला दिन तो गया जब वो रोपने लगा था। अब आगे की वो बात कर रहे हैं, भादों की अंधेरी रात, जब भादों का महीना आता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ठीक है, तो तब की वो बात करें कि भादों की अंधेरी रात है और थोड़ी ही देर पहले बहुत मोटी बारिश अभी ख़त्म ही हुई थी, और कहीं बादल गरज रहे हैं, कहीं बिजली कड़क रही थी। तो कवि कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं सुना, किंतु क्या हुआ कि अचानक से एक झंकार, झिल्ली की झंकार या दादरों की टोटो, जो पानी में रहते हैं, जो मेंढक रहते हैं, उनको कह रहे हैं कि उनके संगीत को ने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी जो आवाज़ है, उनकी मेंढकों की आवाज़, जब वो पानी में रहते हैं, जब वो आवाज़ करते हैं, तो उनकी आवाज़ क्या है, हमें नहीं डुबो सकती। ठीक है, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, जब रात को इतना अंधेरा, तो वो गा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो खंजड़ी है, जो बजाने का रहता है, वो क्या हो रहा है, डिमक डिमक बज रही है, और बाल गोविंद भगत गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, जिहो को उठे ना हाँ। ठीक है, ये गा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह
अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। ठीक है, जैसे बच्चों आसमान में अचानक से बिजली चमकती है, वैसे ही भादों की आधी रात में बाल गोविंद भगत अपने घर में ये कबीर के दोहे ये गाने गा रही हैं। अरे अब यह सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। मेरी तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। ठीक है बच्चों, जब लोग भादों के महीने में इतनी रात को निस्तब्धता से सोए हैं, मतलब मज़े में सोए हुए हैं, तो बाल गोविंद भगत का जब वो गाना गा रहे हैं इतनी रात को भी, तो उनका संगीत क्या कर रहा है, सब लोगों को जगा रहा है। अब देखो बच्चों, उसके बाद अगला महीना आता है, कार्तिक आया कि नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। अब बच्चों, बाल गोविंद भगत गाते के साथ वो क्या करते थे, प्रभातियाँ भी निकालते थे। मतलब वो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरों के पूरे गांव में घूमना। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत ने क्या किया, अब जैसे ही अगला महीना आया, कार्तिक आया कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। और वो प्रभातियाँ अब 3-4 महीने तक, फागुन तक चला करती थी। ठीक है, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से ही 2 मील दूर। अब बच्चों क्या होता, जब उनकी प्रभात फेरियाँ निकालने का टाइम होता, समय आ जाता कार्तिक में, तो क्या करते कि उनके उठने का कोई टाइम, कोई समय नहीं रहता कि न जाने वह किस समय उठते और फिर नदी में स्नान करने को जाते। लेकिन नदी क्या थी, उनके गांव से 2 मील दूर थी। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में शर्म बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। ठीक है, अब बच्चों, जब वो क्या करते थे बाल गोविंद भगत, क्यों सुबह बहुत बहुत 3-4 बजे उठते और फिर वो नदी में नहाने को जाते। लेकिन नदी उनके गांव से 2 मील की दूर पर थी। वहाँ से जब वो नहा धोकर लौटते और गांव से पहले खेतों में, पोखरे कहते हैं बच्चों, जो खेत रहते हैं, ठीक है, खेत की ऊंची भिड़े पर, खेत के जो दीवार रहती है खेत की ऊंची सी, ठीक है, वहाँ पर वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठते। खंजड़ी जो बजाने का एक यंत्र होता है, उसको कहते हैं खंजड़ी। ठीक है, उसको लेकर वो बैठते और गाने टेरने लगते। मतलब वहाँ पे वो सुबह सुबह ही गाने लगते। तो बच्चों, जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो कवि हैं, वो कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन क्या हुआ
कि माँ की उस दान किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। कि वो कह रहे हैं कि जब माघ का महीना होता है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम, ठीक। तो वही वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि माघ में और दांत किटकिटाने वाली सुबह में भी, भोर कहते हैं बच्चों सुबह के लिए, दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी, सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, ठीक है। वो इतना अच्छा गा रहे थे कि कवि को उठना पड़ा और वो भी उनके संगीत को सुनने के लिए जहाँ पर वो बाल गोविंद भगत बैठे थे खेत की मेड़ पर, वहाँ पर चले गए। अभी बच्चों, अभी आसमान के तारे बुझे भी नहीं थे, आसमान में भी अभी तारे थे। और हाँ, जहाँ पूरब, जहाँ से धूप आती है, सूर्य आता है, वहाँ पर लोही लग गई थी, मतलब थोड़ी थोड़ा उजाला होने लगा था, ठीक। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। जो जितने भी खेत थे वहाँ पे, बगीचे थे, घर थे, सबके सब क्या है, क्योंकि सुबह के टाइम जब सर्दियों का मौसम होता है बहुत कोहरा छाया रहता है, तो वैसे ही कोहरा वहाँ भी छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता, ठीक है। सारे वातावरण में ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, वो मस्त होकर के अपना गा रहे थे। उनका रहस्य वातावरण में कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो बैठे थे तो कुछ जो एक घास होती है उसकी चटाई उन्होंने बिछा रखी थी, और पूरब की तरह मुँह करके, और ऊपर से उन्होंने काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा है, मतलब वो गाए जा रहे हैं, और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही है। गाने के साथ साथ ही बच्चों अपनी खंजड़ी भी बजा रहे हैं, और गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि, और इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि उन्हें पता ही नहीं होता कि अब खड़े हो जाएंगे, कि अब हमें यहाँ से चलना भी है। जब बाल गोविंद भगत गाते तो वो कुछ भी उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जाड़े से कंपा रहा था। अब बच्चों, बाल गोविंद भगत की जो कमली उन्होंने अपने ऊपर से डाली थी, वो बार बार क्या कर रही थी, नीचे गिर रही थी, क्योंकि वो खजड़ी बजा रहे थे और गा भी रहे थे। अब कवि कह रहा है बच्चों कि मैं जाड़े से कंपा रहा था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के सरम बिंदु जब तब चमक के उठते। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की छाँव में और उनके गाने से मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। अब आगे है बच्चों कि गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उनके प्रेमी प्रेम मंडली उसे दोहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। अब बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी आगे कह रहे हैं कि अब वो वाला, अब जब वो सुबह वो वाला गया, ठीक है। अब क्या है, वो शाम की बात कर रहे हैं कि जब गर्मियों की सांझ इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और शाम को इतनी उमस गहरी गर्मी होती है, तो बाल गोविंद भगत का जो आवाज़ रहती है वो क्या करती, सबको शीतल करती। सबको, बहुत लोग गर्मी का एहसास नहीं करते। अब वो क्या करते कि अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, जो उनका घर का आंगन था बाल गोविंद भगत का, वहीं पे वो बैठते और गाने लगते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, और बच्चों, क्योंकि वो गांव में रहते, तो गांव के उनके जो और भी मित्र थे, या जो उनके गाने को सुनना चाहते थे, वो भी क्या करते,
उनके आंगन में आते और वहाँ पे गाने सुनने को बैठ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। ठीक है, खंजड़ी बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते गाते भी और बाकी लोग तालियां बजाने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। ठीक है, अब बाल गोविंद भगत क्या करते थे बच्चों, एक लाइन गाते थे जैसे, तो उसके बाद जो और लोग वहाँ पे बैठे रहते थे वो क्या करते थे, उन लाइनों को 2 या 3 बार दोहराते रहते। अब धीरे धीरे क्या होता, आवाज़ ऊंची होने लगती, वो बहुत अच्छा गाने लगते, एक ताल आने लगती, एक निश्चित ताल आने लगती, एक निश्चित गति आने लगती। बहुत अच्छा वो गाना, जब वो गाना गाते गाते इतने मस्त हो जाते, तो उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे ताल बजती रहती, गति गाने की गति भी चलती रहती, तो वैसे ही जैसे ये उतार चढ़ाव हो रहा है गाने में, वैसे ही श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हुए उन्हें भी बहुत आनंद आने लगता गाने सुनने में। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। ठीक है, जब बच्चों इतना अच्छा गाना गाते, जब सबको आनंद आने लगता, तो धीरे धीरे क्या होता कि एक क्षण ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए नाच रहे रहते हैं और उनके साथ जो और लोग रहते हैं वो भी नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाते हैं। सारे आंगन में बच्चों, कोई बैठ के तालियां बजा रहा है, कोई खड़े होके नाच रहे हैं और बाल गोविंद भगत बीच में नाचते हुए खंजड़ी बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं। अब आगे क्या होता है बच्चों कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है, अब देखो बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो इस पाठ के कवि हैं वो कह रहे हैं कि उनकी संगीत साधना तो उस समय भी हमने देखा, उस दिन देखा गया जिस दिन क्या हुआ, उनका बेटा मरा। ठीक है, उस दिन हमें पता लगा कि इनकी संगीत से कितना ये प्रेम करते हैं, संगीत गाना गाना इन्हें कितना अच्छा लगता है। क्योंकि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोझा सा था। ठीक है बच्चों, बाल गोविंद भगत का एक ही लड़का था और वो कैसा था, थोड़ा सुस्त था, थोड़ा बोझा सा था, मतलब उसमें थोड़ी बुद्धि कम थी। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, लेकिन फिर भी बच्चों बाल गोविंद भगत उसे बहुत अच्छा मानते। ठीक है, उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ठीक है, तो बच्चों बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या ऐसे लोगों को ही ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही लोग निगरानी और प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। ठीक है, ये इनको ही हमें ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने बच्चों उसकी बड़ी अच्छी उसकी शादी कराई और उसकी जो पत्नी थी वो भी क्या थी, बहुत सुशील और सुभग थी, मतलब बहुत भाग्यवान थी, बहुत सुशील थी, बहुत शरीफ सी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। ठीक है, जब बच्चों बाल गोविंद भगत ने उसकी शादी की तो तब की कवि बात कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी थी, इतनी सुशील थी कि उसने जब वो वहाँ आई बाल गोविंद भगत के घर शादी करके, तो उसने क्या किया, पूरा घर ही संभाल लिया और बाल गोविंद भगत को इस दुनियादारी से निवृत्त कर दिया हो। इस दुनियादारी से, घर से अलग, मतलब जो घर की जिम्मेदारियां रहती हैं उन जिम्मेदारियों से बाल गोविंद भगत को अलग कर दिया। उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। ठीक है, एक बार जब उनका बेटा बीमार हुआ तो उस बीमार आदमी को, बीमार बेटे को खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, लोग तो अपने काम में ही व्यस्त हैं। किंतु मौत तो अपने
और सबका ध्यान खींचकर ही रख रहती है। ठीक है, लेकिन बच्चों जब कोई मरता है और कितना भी काम हो, कितना भी लोग काम करने में व्यस्त हो, लेकिन अचानक से अगर कोई मरता है तो क्या करता है, सबका ध्यान उस ओर ही जाता है। अब बच्चों कवि कह रहे हैं कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि मैंने सुना, हम लोगों ने सुना कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वह मर गया और हम अचानक से उनके घर चले गए। देखकर दंग रह गया, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। ठीक है, तो जब कवि बाल गोविंद भगत के घर पहुँचे तो देखकर दंग रह गए कि उन्होंने देखा कि बेटे को आंगन पर एक चटाई पर लेटा रखा है और सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। ठीक है, क्योंकि बाल गोविंद भगत पेड़ पौधे, फूल के पेड़ भी पहले से ही लगाते रहते, तो कवि कह रहे हैं कि उन्हीं फूल के पेड़ों से उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़े और उस जो उनका बेटा मर गया था उसके ऊपर उन्होंने बिखरा दिए। सिराने पर चिराग जला, ठीक है बच्चों, सिराने पर चिराग जला रखा है और सिराने पर उन्होंने एक दिया जलाया और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं और अपने बेटे को उन्होंने आंगन में लिटा करके और उसके सिराने पर एक चिराग जला करके और उसके सामने ही उन्होंने आसन बिछाया और गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता और उनके गाने थे जो वही उनकी आवाज़ थी पहले वाले, और वही उनके गानों में मज़ा लोगों को आ रहा था। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों आगे, अब जब वो वहाँ पे गीत गा रहे हैं तो उनके गानों में वही पुराना स्वर है, वही उनके गानों में उनकी आवाज़ थी। अब घर में क्या हो रहा है, जो उनकी बेटे की बहू है पतोह क्या कर रही है, रो रही है और उसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, उसे चुप करा रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं बच्चों, गाए जा रहे हैं। वो तो अपने कबीर के दोहे वो गाए जा रहे हैं और गाते गाते वो कभी क्या करते, अपनी पतोह जो उनके लड़की की बहू है उसके नज़दीक जाते और उसको कहते कि रो मत, रो मत, उत्सव मना। ठीक है, रो मत, खुश हो, क्योंकि क्या हो गया है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। ठीक है, इससे आनंद की और क्या बात हो सकती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा, आत्मा क्या हो गई है, परमात्मा भगवान के पास चली गई है। तो बच्चों कवि कह रहे हैं रामरिक्स बेनीपुरी जी कि मैं तो कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए हैं बाल गोविंद भगत, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था बाल गोविंद भगत का, और वह विश्वास, वह चरम विश्वास जो हमेशा से ही मृत्यु पर विजय होता आया है। अब आगे क्या होता है, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब बच्चों आगे क्या होता है, जब जब कोई मरता है उसका क्रियाक्रम करते हैं, तो बाल गोविंद भगत ने भी बेटे के क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी जो उनकी बहू थी उससे ही उन्होंने आग दिलाई
और जैसे ही श्राद्ध की अवधि, जो श्राद्ध का जो समय होता है 6 महीने या साल भर तक, जब जब वो समय पूरा हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसको उसके साथ भेज दिया और कहा कि इसकी शादी, इसकी दूसरी शादी कहीं कर देना। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है बच्चों, जो उसकी बहू है, लड़की की जो बहू, जो उसकी लड़की की पत्नी है, जो बाल गौविंद भगत की जो बहू है, वो क्या कर रही है, रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तो जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। ठीक है, तो बाल गौविंद भगत ने क्या किया बच्चों, अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ भेज दिया और कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन जो उनकी बहू है वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती और रो रो कर कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो बुढ़ापे में आपका सहारा कौन होगा, कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, और अगर तुम बीमार पड़े तो कौन तुम्हें पानी भी देगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन बच्चों, बाल गौविंद भगत का निर्णय क्या था, अटल था। बाल गौविंद भगत कहते हैं कि तुम जाओ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यही थी बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील, यही उन्होंने आखिरी में सोचा था। और उनकी दलील के आगे उस बेचारे की क्या चलती, फिर वो वहाँ से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि बाल गोविंद भगत जब मरे तो उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुसार हुई। जैसे वो चाहते थे बाल गोविंद भगत, वैसे ही उनकी मृत्यु भी हुई। क्योंकि बाल गोविंद भगत हर साल क्या करते थे बच्चों, हर वर्ष गंगा में नहाने जाते, और स्नान पर उनकी बहुत आस्था, उतनी आस्था वो नहीं रखते थे स्नान पर जितना वो संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। अब बच्चों, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही जाते थे, लेकिन गंगा उनके घर से करीब 30 कोस दूर पड़ती। तो साधु को संभल लेने का क्या हक है, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगा, किसी से कुछ कहा नहीं। और जब भी वो स्नान करने के लिए जाते तो घर से ही वो खाकर चलते, और फिर वो घर लौट कर ही खाते थे। रास्ते में वो क्या करते थे, जब वो स्नान करके आते तो रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, और जहाँ उन्हें प्यास लगती तो वहाँ वो पानी पी लेते। अब देखो बच्चों, 4-5 दिन तो उन्हें आने जाने में लगते,
लेकिन इतने लंबे समय में उपवास में वही मस्त थे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं खाना नहीं खाते थे तो 4-5 दिन तक को उपवास ही रखते थे, लेकिन उपवास में भी वो मस्ती में गाते रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो गया, उन पे बुढ़ापा आने लगा, किंतु टेक वही जवानी वाले, लेकिन गाना गाने का उन्हें बहुत शौक था। तो गाना वो वैसे ही जैसे वो जवानी में गाते थे वैसे ही गाते रहते। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब एक बार क्या हुआ बच्चों, एक बार वो स्नान करके आए तो कवि कह रहे हैं तो जब वो इस बार आए तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त सी थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। ठीक है, उन्होंने खाया पिया लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब धीरे धीरे उन्हें थोड़ा बुखार भी आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी बच्चों, बाल गोविंद भगत ने अपने जैसे संत रहते हैं वैसे उन्होंने खाने पीना खाया पिया, नेम व्रतों नहीं छोड़े उन्होंने। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी करना, और वही वो अपने काम में दो सुबह शाम गाना गाते रहते और स्नान के लिए भी जाते रहते और खेती भी करते। दिन दिन खींचने लगे। अब धीरे धीरे दिन क्या है गुजरने लगे। अब लोगों ने उनको नहाने से भी मना किया कि आप नहाओ नहीं तो आप ठीक हो जाओगे। आराम करने को भी कहा, किंतु हंसकर टाल देते। लेकिन बाल गोविंद भगत बच्चों हंसते लोगों के कहने से और फिर उसको टाल देते, उस ओर ध्यान नहीं देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, शाम को बाल गोविंद भगत ने गाना गाया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ऐसा लगा कि जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा। ठीक है, जब शाम को बच्चों बाल गोविंद भगत ने संध्या समय गाना गाए, ठीक है, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला और रात को ही मर चुके थे। लेकिन जब लोगों ने सुबह सुबह गान गीत नहीं सुना और जब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, केवल उनका वहाँ पे शरीर ही पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ में उन्होंने बाल गोविंद भगत के रामऋक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उनका जीवन बीता, कैसे कैसे वो साधु तो थे लेकिन साधु के जैसे वो काम नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है।